अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 1 है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में। उसके बाद एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कशन करेंगे। बेटा उनकी डिस्कवरी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, जो डेंस पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस क्यों कहते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। जैसा कि बेटा चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक जो था हिस्ट्री ऑफ एटम, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, एलिमेंट का, जिसको आप डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो एक छोटा पार्टिकल आपको मिलता है जिसको हम एटम कहते हैं। वर्ड एटोमास से निकला है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर मॉडर्न रिसर्च से ये देखा गया है, आजकल जो रिसर्च है कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एटम से मिलकर बना है। एटम इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर। एटम एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, सिंपलेस्ट पार्ट है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट मॉडर्न रिसर्च में ये देखा गया, ये साबित किया गया, हैज प्रूव दैट एटम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। एक एटम जो है वो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने। देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन तीन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इन तीन को हम फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं? एक तो ये हर एटम के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमें किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद का पता चल जाए तो हम उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है, और जबकि एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटम के मास पर डिपेंड करती हैं, और एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीन पार्टिकल्स का अगर हमें अंदाजा हो जाए, किसी एटम का इनकी तादाद का पता चल जाए, तो हम उस एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी वजह से इन तीन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया बेटा? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए एक ट्यूब बनाई गई जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, कैसे बनाया गया? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। एक सिंपल ग्लास ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक्टिंग एज कैथोड, उनमें से एक कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, काम करता है, और एक एनोड के तौर पे एक्ट करता है। द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद गैस। उस डिस्चार्ज ट्यूब को गैस से भर दिया है, या उसमें एयर हो सकती है, या उसमें वेपर्स हो सकते हैं, वाटर के वेपर्स हो सकते हैं, कोई और भी वेपर्स हो सकते हैं। ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी प्रेशर, किसी भी प्रेशर पर। 1 एटीएम पे हो सकते हैं, मीन 760 टॉर्क, 300 टॉर्क पे हो सकते हैं, 0.1 टॉर्क पे हो सकते हैं, 0.01 टॉर्क पे हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोड को हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट की जो बैटरी होती है, टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि हम उसमें करंट को प्रोवाइड कर सके, भेज सके बेटा। हाई पोटेंशियल डिफरेंस मीन जो बैटरी है उसके वोल्टेज बहुत ज्यादा है। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड, अब बैटरी के जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होंगे वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं बेटा? एक तो लेंथ ऑफ ट्यूब पर डिपेंड करते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब ये होगा डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के दरमियान जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हमें वोल्टेज ज्यादा देने होंगे, और कैथोड और एनोड के दरमियान डिस्टेंस जितना कम होगा उतने वोल्टेज कम रिक्वायर्ड होंगे। एंड दूसरा किस पर डिपेंड करता है बेटा? प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अगर ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो हाई वोल्टेज देना होगी, और अगर प्रेशर कम होगा तो कम वोल्टेज देना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है
द डिस्चार्ज ट्यूब इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। डिस्चार्ज ट्यूब को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? वैक्यूम पंप की मदद से, वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर दिया, टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब। कि ट्यूब के अंदर हमने कितना प्रेशर रखना है। अगर हम प्रेशर कम करना चाहते हैं 760 टॉर से, तो हम वैक्यूम पंप की मदद से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से गैस को निकाल देंगे ताकि उसका प्रेशर कम हो जाए। द प्रेशर ऑफ द गैस वेरीड। प्रेशर ऑफ द गैस वेरीड का मतलब गैस का प्रेशर चेंज होता है डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप की मदद से, सो दैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बी स्टडीड। हम प्रेशर को चेंज करते हैं इनसाइड द ट्यूब और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करते हैं एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर। कोई भी प्रेशर रखे, 760 टॉर रखे, 0.1 टॉर रखे और 0.01 टॉर रखिए। यहाँ पर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई गई बेटा। ये जो सारे के सारे एक ट्यूब आपको नजर आई है, ये ग्लास ट्यूब है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं दोबारा बेटा। उसमें ये जो प्लेट है लगी हुई, ये एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट करवा दिया किसके साथ? एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और उसको हमने नाम दे दिया कैथोड का। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया, उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसको हमने नेम दे दिया एनोड का। इसी डिस्चार्ज ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को, हमने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करवा दिया ताकि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सके। अब बेटा इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। वर्किंग ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब एट ऑर्डिनरी प्रेशर, वो कितना है? 1 atm है, या हम कह सकते हैं 760 टॉर प्रेशर है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज। कितने बेटा? 5000 वोल्ट। अगर हम 5000 वोल्ट तक का हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं और प्रेशर 760 टार रखते हैं साइड द ट्यूब, तो ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से गैस के मालिक्यूल की तादाद भी ज्यादा होगी। इस वजह से कैथोड रेज कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मालिक्यूल की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो गैस के मालिक्यूल हिंड्रेंस क्रिएट कर दें। तो इसका मतलब ये हो गया एट हाई प्रेशर गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस देन ऑर्डिनरी प्रेशर। दूसरा है बेटा, हम ऑर्डिनरी प्रेशर से अगर कम प्रेशर कर दें, when the pressure inside the tube was reduced and high voltage 5000 to 10,000 volt was applied, an electric discharge took place throughout the gas, producing uniform glow inside the tube। इसका मतलब यह है कि जब हम ऑर्डिनरी प्रेशर से प्रेशर को कम करते हैं, कितना कम करते हैं बेटा? 0.1 टार तक लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि सारी की सारी जो ट्यूब है वो एक ऑर्डिनरी ग्लो दे रही है, यूनिफॉर्म ग्लो दे रही है, जो कि ग्रीन कलर का होता है बेटा। वो यूनिफॉर्म ग्लो क्यों बनता है बेटा? क्योंकि जो कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं वो एनोड तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन अब गैस के मालिक्यूल कम होने की वजह से उन गैस के मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करवाती हैं। तो जब गैस के मालिक्यूल को एक्साइट करवाती हैं, तो उनके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं डी एक्साइट होके, तो वो एनर्जी इमिट करते हैं। इसी वजह से सारी ट्यूब क्या करती है बेटा? यूनिफॉर्म ग्लो शो करती है एट 0.01 टार। अगर हम प्रेशर 0.01 टार ले आए, गैस के मालिक्यूल की कंसेंट्रेशन बहुत कम कर दे, व्हेन द प्रेशर वाज रिड्यूस्ड फर्दर अप टू अबाउट 0.01 टार, द ओरिजिनल ग्लो डिसअपियर। जो हमारे पास ग्लो बन रहा था ना 0.1 टार पे, वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि अब मालिक्यूल की तादाद कम हो गई। सम ऑफ द रेज प्रोड्यूस विच क्रिएट फ्लोरिसेंस ऑन द ग्लास वॉल अपोजिट टू कैथोड। कि अब कुछ ऐसी रेज बनती हैं जो रेज कैथोड से निकलती हैं और कैथोड के अपोजिट एनोड के पीछे यहाँ पर क्या है बेटा? फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब कैथोड से कोई रेज निकल रही है जो एनोड की तरफ आ रही है, और एनोड के पीछे इस प्लेट पर जब सॉरी इस गिलास ट्यूब पर जब आके स्ट्राइक करती है, तो फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करती है। इन्हीं रेज को क्या कहा गया? दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। अब बेटा कैथोड रेज की नेचर क्या है? नेचर ऑफ कैथोड रेज क्या है? The color of glow or the fluorescence produced on the wall of the glass tube depend upon the composition of glass। ये जो ग्लास ट्यूब है ये किस मटेरियल की बनी हुई है, उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि कैथोड रेज
जब ग्लास ट्यूब के साथ स्ट्राइक करेंगे तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे? येलो प्रोड्यूस करेंगे, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे, रेड, ऑरेंज, जो भी कलर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? ये जो ग्लास ट्यूब है ये किस मटेरियल से मिलकर बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, these rays travel in a straight line perpendicular to the surface of cathode। ये रेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं, और कैथोड की सरफेस से ये जो एंगल बना रही होती है, कौन सा एंगल बना रही होती है बेटा? परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही होती है। जरा हम देख लेते हैं कि 90 का एंगल कैसे बना रही है बेटा। तो यहाँ पर ये देखिए ना, कैथोड से ये जो रेज निकल रही है ये जा रही है, मैं एक लाइन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एनोड की तरफ जा रही है। जरा कैथोड के साथ उसका यहाँ पर एंगल देखें तो एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब ये है, ये कैथोड की सरफेस के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। अगर ये पैरेलल होती तो एंगल जीरो को होता, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड है, इसलिए कैथोड के साथ इसका एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चार्ज ऑन कैथोड रेस, कैथोड रेस पर कोई चार्ज भी होता है क्या? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम ना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि क्या इस पर कोई चार्ज है या नहीं है। जिन पार्टिकल पर चार्ज होता है, जिन रेस पर चार्ज होता है, पार्टिकल पर चार्ज होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में से पास होती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अगर कैथोड रेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया जाए तो ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है बेटा? चेंज कर लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये चार्ज पार्टिकल है। J. Perrin, 1895, observed that when cathode rays are passed between two poles of magnet, these are deflected at right angle perpendicular to the magnetic lines joining the two poles। जो मैग्नेटिक लाइंस दो पोल्स को जोड़ रही थी उसके परपेंडिकुलरली क्या कर देती है? बेंड कर देती है। During experimental observation, it was observed that the cathode rays move downward at point C। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेट एक अप्लाई किया है, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और हमारे पास जो कैथोड रेज जा रही है ना, उसको मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ कि ये मेरे पास एक कैथोड रेज आ रही है। ये पहले इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही थी बेटा? पॉइंट बी पर। अब जरा कैथोड रेज और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल देखें तो एंगल कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री का बनता है। ये देखें ना, यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। अब वो कहता है कि जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से पास होंगी तो परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसकी डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलरली ये बेंड करेगी। अब ये परपेंडिकुलरली कैसे बेंड कर रही है? ये डाउनवर्ड जा रही है बेटा। ये डाउनवर्ड जाके कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करती है? पॉइंट सी पे। इसका मतलब ये हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रेज पॉइंट बी पे स्ट्राइक कर रही थी। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये रेज डाउनवर्ड बेंट हो गई और कौन से पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है? पॉइंट सी पर स्ट्राइक करती है। ये इस बात का सबूत है कि इन रेज पर कोई ना कोई चार्ज है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है? जे थॉमसन, पहला जे पेरेन था बेटा। अब जे थॉमसन ने 1897 में ये ऑब्जर्व किया दैट दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट व्हेन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैथोड रेज को पास करवाते हैं तो ये कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है। दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट दैट दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। इन पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट हो रही है। बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कैथोड रेज मूव अपवर्ड एंड स्ट्रक एट पॉइंट ए। जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये जो कैथोड रेज आ रही थी, अब की बार ये कैथोड रेज कहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है बेटा? पॉइंट ए पे स्ट्राइक करती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटा, यहां पर एक हमने इलेक्ट्रोड लगाया, इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव प्लेट होगी। और ये जो नीचे प्लेट लगाई है, ये जो बेटा ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, ये नीचे वाली प्लेट, इस पर भी क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। तो अब जरा ये देखिए ना, मैं इसकी डायरेक्शन आपको शो करवाता हूँ बेटा, ऑरेंज कलर की लाइन में। इसकी डायरेक्शन देखें, परपेंडिकुलर टू द कैथोड रेज है। मीन ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है रेस। तो ये जो कैथोड रेस पास हो रही थी ना, उनके साथ ये भी कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब कैथोड रेस का
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल आपस में 90 डिग्री है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया और फिर ऑब्जर्व किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रेज कहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है बेटा? पॉइंट ए पर जाके स्ट्राइक करती है। फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा बेटा देखा गया, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड अप्लाई की गई, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई। जे थॉमसन आल्सो ऑब्जर्व दैट in the absence of an electric and magnetic field, or when both fields were applied in equal strength in such a way that as to cancel out the effect of each other, the cathode rays were not deflected toward any point and collided directly at point B। बेटा जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया था कि जब हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये जो रेज हैं ये सारी की सारी कहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही थी? पॉइंट बी के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही थी। फिर जब हम दोनों फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड चाह रही थी कि ये रेज पॉइंट सी पे डाउनवर्ड स्ट्राइक करे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रही थी ये रेज दोबारा ए पे आके स्ट्राइक करे। और हमने क्या किया बेटा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जितनी वो फोर्स लगा रही है कि कैथोड रेज अपवर्ड ए की तरफ आए, सेम उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उतनी ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है कि ये रेज दोबारा सी पॉइंट पे आके स्ट्राइक करें। तो बेटा एक फोर्स अपवर्ड है, एक फोर्स डाउनवर्ड है, दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल कर दी जाए, तो फिर ये जो कैथोड रेज है दोबारा पॉइंट बी पे ही आके स्ट्राइक करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी बेटा। नेक्स्ट है बेटा कलर ऑफ फ्लोरिसेंस, कि ये जो है फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब स्ट्राइक करती हैं किसके साथ बेटा? ग्लास ट्यूब के साथ। These rays produce greenish fluorescence on striking the wall of glass tube। जब ये ग्लास ट्यूब की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है ये जो कलर है, ये जो ग्रीनिश कलर है, ये डिपेंड करता है ग्लास के मटेरियल पर कि वो किस मटेरियल से मिलकर बनी। दीज रेज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस इन रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से है बेटा? स्कैंडियम है, यूट्रियम है, लेंथनम है, और एफ ब्लॉक में जो ऊपर वाली लाइन लेंथनाइड सीरीज की है 14 एलिमेंट है, वो है बेटा। ये 17 एलिमेंट जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। दोबारा लिख देता हूं बेटा, 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम, 4D सीरीज का पहला एलिमेंट यूट्रियम, और उसके नीचे 5D सीरीज का पहला एलिमेंट लेंथनम, और जो लेंथनाइड सीरीज के बाद 14 एलिमेंट पड़े हैं एफ ब्लॉक में ऊपर वाली लाइन में, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे बेटा? आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाएंगे। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट पर जब कोई रेज आके स्ट्राइक करती हैं, ये जो कैथोड रेज है, तो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट हमने यूज किया बेटा। एग्जाम्पल, अगर एल्यूमिनियम होगा तो वो रेड ग्लो करेगा, और अगर टिन होगा, टिन स्टोन होगा, तो वो क्या करेगा बेटा? येलो ग्लो करेगा। मोशन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की मोशन की अगर हम बात करें, तो कैथोड रेज काज शेडो साया बनाती हैं। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिस ऑब्जेक्ट से हम दूसरी साइड पे देख ना सके, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास ना हो सके, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को ओपेक कहते हैं। इस प्लेस्ड इन देयर पाथ, बेटा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती, जब आप उसको सूरज की रोशनी में लेके आते हैं तो लाइट पास तो नहीं हो सकती, फिर उसका क्या बना देती है? शेडो बना देती है, साया बना देती है। दिस प्रूव दैट दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, कि जो कैथोड रेज हैं ये कैथोड से निकल के कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलरली मूव करती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करना कैसे शो हुआ हमें? हमने ना इसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया कि क्या ये इस ऑब्जेक्ट के साथ आके स्ट्राइक करती है या नहीं करती बेटा। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव ना करती, यहाँ से निकलती इधर चली जाती, यहाँ से निकलती इधर आ जाती, तो ये इस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक भी ना करती। और अगर ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक ना करती तो इस ऑब्जेक्ट का साया शेडो भी ना बनता। तो इस ऑब्जेक्ट का जो शेडो बन रहा है वो इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और वो स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा? कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल वाले। और जब ये उस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करती हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ बेटा, तो उसका शेडो बना देती है, ये उसका शेडो बनाया गया बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मेटीरियल नेचर, ये जो रेज है इनकी नेचर कौन सी है बेटा? ये मटेरियल पार्टिकल है, ये सिर्फ रेज नहीं है, ये कोई मटेरियल है, मैसिव पार्टिकल है, कुछ मैस है इनका।
दीज रेज कैन मूव स्मॉल पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। जब कोई स्मॉल पेडल व्हील को कैथोड रेज के रास्ते में रख दिया जाए तो ये जो कैथोड रेज है उस व्हील को रोटेट करवाने की, मूव करवाने की एबिलिटी रखती है। और बेटा जब व्हील मूव करेगा तो इसका मतलब कैथोड रेज सिर्फ रेज नहीं है, ये क्या है, कोई मैसिव पार्टिकल है जो आके उस व्हील के साथ स्ट्राइक करते हैं और अपने मोमेंटम की वजह से उसको रोटेट करवा देते हैं। दिस शो दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम। बेटा मोमेंटम का आपको पता है वो किसकी इक्वल होता है, P इज इक्वल टू mv, m mass of particle एंड v velocity of particle। इसका मतलब ये जो रेज मूव कर रही है कोई छोटे छोटे पार्टिकल है, इनका मैस है, और जब ये मूव करते हैं तो अपनी वेलोसिटी की वजह से इनका क्या बनता है, मोमेंटम बनता है। और ये अपने मोमेंटम की वजह से जब किसी स्मॉल पैडल व्हील लाइक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं तो उसको रोटेट करवा देते हैं। इट इंडिकेट दैट दीज रेज आर नॉट रेज। ये शो कर रहा है व्हील को रोटेट करवाना कि ये सिर्फ रेज नहीं है, बट मटेरियल पार्टिकल्स, ये कोई मटेरियल पार्टिकल है जिनका मैसिव है, हैविंग डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है बेटा सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। बेटा जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करती हैं, वो हैवी मेटल कौन सी होती है बेटा, जो हमने एनोड बनाए हुए हैं ना, उस एनोड को हैवी मेटल का बना दे। तो जब हैवी मेटल एनोड के साथ कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी तो वो वहां से कुछ रेडिएशन इमिट करेंगी। और वो रेडिएशन जब इमिट हुई थी सबसे पहले तो उसकी समझ नहीं आ रही थी ये कौन सी रेडिएशन है, किस किस्म की रेडिएशन है। तो बेटा जब तक साइंस में कोई चीज समझ ना आ रही हो तो उसको हम फर्ज कर लेते हैं, इसको सपोज हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं। तो उस वक्त उन रेज को एक्स का नाम दिया गया था और ये कहा गया था कि ये एक्स रेज है। एक्स कौन सी रेज है, कोई आइडिया नहीं है कौन सी है। उस वक्त नहीं पता था कि ये कहाँ से बन रही है, कैसे ओरिजिनेट हो रही है। तो उस वक्त उनका नाम एक्स रेज रखा गया। इसी वजह से आज तक इनको एक्स रेज से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर ना ये जो हमारे पास कैथोड रेज है, यहाँ पर ये जो मेटल है, ये हैवी मेटल का मैं एनोड बना देता हूँ। हैवी मेटल एनोड का क्या मतलब है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ना मेरे पास एक एल्यूमिनियम मेटल है, एक मेरे पास पोटाशियम मेटल है, एक मेरे पास कॉपर मेटल है, और एक मेरे पास जिंक मेटल है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो है 13, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 23, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, जिंक का एटॉमिक नंबर 30। बेटा जिस मेटल का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा वो मेटल उतनी हैवी होगी। तो इसका मतलब ये जो गिवन मेटल है एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कॉपर और जिंक, इसमें जो जिंक मेटल है ये हैवी मेटल है। जब हैवी मेटल का हम एनोड बनाएंगे और उस पर कैथोड रेज आके स्ट्राइक करेंगे तो कैथोड रेज जब हैवी मेटल एनोड पर स्ट्राइक करते हैं तो उस मेटल के एटम के इनर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर मैं एक मेटल का एटम बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक एटम है बेटा, ये उसमें बेटा इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और मैं वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन काट देता हूँ। इसका मतलब ये जो मैंने एटम बनाया ये एल्यूमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन है। बेटा जब कैथोड रेज आके एनोड के साथ स्ट्राइक करती है ना तो एनोड जो है वो मेटल का बना है और मेटल के एटम है। तो वो ना मेटल के एटम के अंदर तक चली जाती हैं और इनर इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल देती है। जब इनर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाती है बेटा, वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है। मीन वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो उससे हायर शेल है, सेकंड हो सकता है, थर्ड शेल हो सकता है बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होके पहले शेल में आते हैं, उस वैलेंसी को पूरा करते हैं, तो वहां से वो क्या करते हैं बेटा, कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं। वो जो रेडिएशन इमिट होती है ना उन्हीं रेडिएशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स रेज कहते हैं। तो एक्स रेज की प्रोडक्शन कैसे होती है दोबारा सुन ले। कैथोड रेज जब हैवी मेटल एनोड के एटम से स्ट्राइक करती हैं तो उसके एटम के इनर इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। जब इनर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगी तो वहां पे वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आएंगे। जब वो डी एक्साइट होके आएंगे तो वो रेडिएशन इमिट करेंगे और वो रेडिएशन क्या कहलाएंगे बेटा, एक्स रेज कहलाएंगी। जी बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कैथोड रेज को जब किसी मेटेलिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाए, इसका मतलब कैथोड रेज के सामने कोई मेटेलिक प्लेट रखी जाए, जब वो मेटेलिक प्लेट पर जाके स्ट्राइक करती है तो मेटेलिक प्लेट को हीट कर देती है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। उसकी रीजन क्या है बेटा, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ा देती है,
क्योंकि हमें पता है कि कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ये मेटेलिक प्लेट के साथ स्ट्राइक करते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उस प्लेट को ट्रांसफर करते जाते हैं, जिसकी वजह से उस प्लेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और एक वक्त आता है कि वो प्लेट क्या हो जाती है बेटा, रेड हार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैथोड रेज कैन हीट अप प्लूटोनियम फाइल टू रेड हार्ट, काफी ज्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा दे। सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन बेटा, कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। बेटा जिस तरह मैंने आपको एक्स रेज की प्रोडक्शन में दिखाया ना, कि एक एटम से स्ट्राइक करके उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, इसी तरह कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाता है तो कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी बेटा, आयोनाइज हो जाएगी। तो गैस को आयोनाइज करने की एबिलिटी रखती है बेटा। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, जब ये किसी केमिकल सब्सटेंस में ऐड होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा देते हैं, इसी वजह से इनका क्या है बेटा, रिड्यूसिंग इफेक्ट है। और जब किसी सब्सटेंस में ये ऐड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज हो जाएगी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है। कैथोड रेज कैन कॉज केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट बेटा, पेनिट्रेट का मतलब धंस जाना, किसी चीज के अंदर तक चला जाना बेटा, तो ये पेनिट्रेशन है। दीज रेज कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फाइल लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फाइल। अगर कोई हमारे पास एल्यूमिनियम की थिन फाइल हो, गोल्ड की थिन फाइल हो, और कैथोड रेज के रास्ते में रखा जाए, तो कैथोड रेज को वो रोक नहीं सकती। कैथोड रेज उस थिन फाइल के अंदर से क्या हो जाती है बेटा, पास हो जाती है। मीन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, काफी ज्यादा होती है। E over m value, charge to mass ratio of cathode rays same as that of electron। बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, why E over m value of cathode rays is same as that of electron। इसकी रीजन क्या है बेटा, सिंपल, इससे पहले y लगा लें, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। It was observed that E over m ratio, charge to mass ratio, is independent of the nature of gas inside the tube। कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चाहे आप हाइड्रोजन गैस भर लें, चाहे आप नाइट्रोजन गैस भर लें, चाहे आप ऑक्सीजन गैस भर लें, कोई भी गैस भर लें, कैथोड रेज की ई ओवर एम वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। एंड द नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, अगर आप मेटल कोई भी है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लें, फिर भी ई ओवर एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज वो सेम रहेगी। एज दीज वर कॉल्ड सिंपली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रेज सिंपली इलेक्ट्रॉन है। बेटा किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड आप यूज कर लें, उसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन सेम है। सो इट मीन मे बी सेड दैट इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन यूनिट ऑफ ऑल मैटर। तो इस बात से ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे मैटर में पाया जाता है। हर मैटर किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जे थॉमसन कंडक्टेड दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जे थॉमसन ने ये नतीजा निकाला कि कैथोड रेज एक्चुअल में क्या है बेटा, एक स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नेम दिया था इलेक्ट्रॉन का, किसने बेटा, स्टोनी ने। जी जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को, बेटा जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था तो ऊपर एक है डिड यू नो पॉइंट पड़ा है बेटा, उसमें कैथोड रेस को थॉमसन ने नाम दिया था नेगट्रॉन का। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कॉल्ड नेगट्रॉन बाय थॉमसन, विच वाज चेंज टू इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी। और अगर आप एमसीक्यूज पूछे जाए कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, तो वो स्टोनी है बेटा। दूसरी बात बेटा, कि कैथोड रेस की जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के या स्पीड ऑफ लाइट के 10 टाइम कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट लाइट है ना बेटा, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब इससे 10 टाइम कम करें तो हम कहेंगे कि कैथोड रेस की जो स्पीड है वो 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड होगी बेटा। तो कैथोड रेस की स्पीड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट से 10 टाइम कम है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बेटा, एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनमें से ऐसा कौन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है जितना कि अल्फा पार्टिकल्स में होते हैं बेटा, तो वो हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हीलियम 2 पॉजिटिव का जो आयन है ना, He2 पॉजिटिव, हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, हीलियम पर 2 प्लस आता है, वो बनता है अल्फा पार्टिकल। और हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही निकाल दिए तो कोई इलेक्ट्रॉन ना हुआ। तो इसका मतलब इनमें से अल्फा, बीटा, गैमा और चार्ली, ये जो डेल्टा ऑप्शन पड़े हैं, कौन राइट होगा बेटा,
जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 0 इलेक्ट्रॉन किस में बेटा, H पॉजिटिव में है। तो H पॉजिटिव जो है आपके पास, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद अल्फा पार्टिकल वाली तादाद होगी। अगर He पॉजिटिव की बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकला तो एक रह गया, मतलब सी ऑप्शन राइट नहीं होगा। नेम द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन का नेम किसने दिया था बेटा, अभी हमने डिस्कस किया, स्टोनी ने दिया था। विच पार्टिकल हैज ग्रेटर वेवलेंथ, वो कौन सा पार्टिकल है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। बेटा जिस पार्टिकल का मैस जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जिस पार्टिकल का मैस जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो बेटा सबसे कम मैस वाला पार्टिकल देखे तो वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मैस से कम होता है। फिर प्रोटॉन का मैस न्यूट्रॉन के मैस से कम है, और फिर न्यूट्रॉन का मैस अल्फा पार्टिकल से कम है, वो हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, ये अल्फा पार्टिकल है। तो तीसरे एमसीक्यू का राइट ऑप्शन सी हो गया। फोर्थ एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, बेटा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम होता है, ये चार्ज। सी द राइट ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम ऑफ कार्बन 14, बेटा कार्बन के 3 एटम है, 12, 13 और 14। तो कार्बन 14 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा 6, 14। बेटा अगर उसमें 6 प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। मतलब 6 प्रोटॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऊपर देखे ना मैस नंबर पड़ा है, वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। इसका मतलब 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, 8 न्यूट्रॉन है। अब जरा इनको ऐड करें, 6 + 6 12 हो गया, +8 करें तो 20 हो गया। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया, इसमें 20 फंडामेंटल पार्टिकल है। बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से जो आज हमने डिस्कस किए। डज द बेंडिंग ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शो दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्या कैथोड रेज का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बेंड होना ये शो करता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन that are negatively charged, जो कि negatively charged है। So when these rays pass through an electric field, they bend toward the positive plate। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करवाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होती है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट इन अ डायरेक्शन दैट इंडिकेट देयर नेगेटिव नेचर, जो इंडिकेट करती है उसकी नेगेटिव नेचर को। तो बेटा पहली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में बेंड होती है, इसका मतलब इस पर कोई ना कोई चार्ज है। दूसरी बात, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होती है, इसका मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, हाउ डू वी कम टू नो दैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, हम कैसे ये जान सकते हैं कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल है विद नेगेटिव चार्ज, और उन पर नेगेटिव चार्ज बेटा। तो जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया था डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट व्हाइल पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड गए, इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, इस ऑब्जर्वेशन ने क्या शो किया, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज। दूसरा बेटा, कैथोड रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील इन देयर पाथ, अगर हम कैथोड रेज के पाथ में कोई स्मॉल पेडल व्हील प्लेस कर देते हैं तो ये उसको रोटेट करवाती है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट दे हैज डेफिनेट मास, हैव डेफिनेट वेलोसिटी, हैव मोमेंटम, और इसी वजह से ये क्या है बेटा, आर मटेरियल पार्टिकल। बड़े आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।